आज हमारे पास एक और नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये हमारा आज का बिल्कुल फ्रेश टॉपिक होने वाला है। और इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम लोग मोशन का 3 इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि 3 होता है। पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो ये हमारा मोशन का 3 इक्वेशन है जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा लगभग 80% न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को, वो ग्राफिकल मेथड से सीखने वाले हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग मोशन के 3 इक्वेशन को पढ़ने जा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इन तीनों के तीनों इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरी बात। और सबसे तीसरा बात इंपॉर्टेंट ये है कि इन तीनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन ग्राफिकल मेथड के थ्रू एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तीनों कभी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि तीनों जब लिखना होगा ना तो 3-4 पेज लग जाएगा। तीनों कभी नहीं लिखना होता है, तीनों में से कोई एक लिखना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इन तीनों इक्वेशन में से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, आना ही आना है। ठीक है, और ये लगभग हर साल टीचर देते हैं ग्राफिकल मेथड से, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे अब। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड में हम लोगों को 3 इक्वेशन पढ़ना है। चले तो हाँ, एक और बात यहाँ पे बता देते हैं। चले पहले एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें सबसे पहला है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, देखिए, चूंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लोगों को 3 इक्वेशन पढ़ना है, तो तीनों को हम लोग एक एक करके ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये कंफर्म आप मान के चलिए कि तीनों में से कोई एक तो जरूर एग्जाम में पूछा ही जाएगा, है ना, एकदम कंफर्म है ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हम लोग लिखने जा रहे हैं ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये हमको क्या बताता है? ये हमको 5 चीज़ों के बारे में रिलेशन बताता है। क्या क्या वो है, जरा समझिए ध्यान से, एक बार फिर से दोबारा बता रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन हम लोग जो अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें 3 इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, और ये तीनों का तीनों इक्वेशन हमको एक ही चीज़ बताता है। ये बताता है कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और लास्ट वाला डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, इन पांचों में क्या रिलेशन है। इनके ग्राफिकल मेथड से जो अभी हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड से, वो हमको 5 चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप बताता है। पहला इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा फाइनल वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन, चौथा टाइम, और पांचवा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन पांचों के बारे में हमको रिलेशन बताता है। चलिए तो अब एक एक करके हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। अब इन तीनों का नाम भी है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जैसे पहले वाले इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी कि पहले वाले इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, और अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ चीजें हैं जो कि आपको सपोज कर लेने हैं। उसका इंपॉर्टेंस अभी थोड़ी देर बाद हम बताएंगे, लेकिन अभी पहले आपको कुछ चीजें जो कि सपोज कर लेना है। सपोज एन ऑब्जेक्ट moves from initial velocity। इनिशियल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल u से। सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर टाइम को स्मॉल t से, आफ्टर टाइम t the object attains फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से,
after time t the object attains final velocity v with uniform acceleration. एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड कवरिंग सम डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एस से, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपको कुछ चीजें हैं जो कि रिलेट कर लेना है, सपोज कर लेने हैं। क्या सपोज कर लेना है, जैसे मान लीजिए सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर टाइम t द ऑब्जेक्ट अटेन्स फाइनल वेलोसिटी v विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एंड कवरिंग सम डिस्टेंस s। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब वो पहली बार चलना शुरू कर रहा है तो पहली बार जब वो चलना शुरू करता है तो उसको क्या मान लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्मॉल u मान लेंगे, ठीक है। अब जब वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, कुछ समय वो चला, यानी कि कुछ देर वो चला, उसको टाइम t लग गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा पहले बार जब चलना शुरू किया तो उसको हमने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्मॉल u, और जब वो कुछ समय तक चला तो कुछ समय लगा होगा, उसको हमने मान लिया टाइम t। कुछ समय के चलने के बाद वो ऑब्जेक्ट ना रुक जाता है, और जब रुक गया तो वही उसका क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। उसका फाइनल वेलोसिटी उसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल v मान लिया। और वो ऑब्जेक्ट जब चल रहा था ना तो वो चल रहा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अब डेफिनेशन याद कीजिए क्या था, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट इक्वल अमाउंट से अपना वेलोसिटी क्या करे, इंक्रीज करे, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो हमारा कहलाता था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और मतलब कि वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया तो उसके वेलोसिटी को हमने मान लिया स्मॉल u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, कुछ समय तक चला, कुछ टाइम लगा, उसको हमने मान लिया टाइम t, ठीक है। और जब वो जाके बाद में रुक गया तो उसको हमने मान लिया फाइनल वेलोसिटी के, हाँ वो रुक गया, ठीक है। लेकिन जब वो चल रहा था ना तो कैसे चल रहा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रहा था, मतलब कि वो अपना वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बार बार इंक्रीज कर रहा था। इंक्रीज कर रहा था मतलब कि वो अपना बिल्कुल समान गति से जा रहा था। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कि क्या एक ही गति से नहीं, इक्वल अमाउंट से वो अपना वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और कुछ दूरी तय किया होगा, इनिशियल से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक कुछ दूरी होगा, उसको उन्होंने तय किया। चलिए तो ये आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मान लेने हैं, सपोज कर लेने हैं, ठीक है। और ये चीज हमको हर केस में करना है, ठीक है। अब जहाँ पे, अब जरा समझिए, यहीं पे हमारा जो मेन काम है ना अब वो चालू होता है। मेन काम क्या है इसमें देखिए, जैसे, और याद कीजिए हम लोग हमेशा ग्राफ कैसा बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का, इधर हम लोग लिखते हैं y o x, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बना रहे हैं, ठीक है। यहां पे हमारा होता था टाइम, और इधर होता था हमारा वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि ये बच्चा जो है ना यहाँ से चल रहा है, यानी कि इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से चल रहा है कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार वो चल रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ तक वो आया। तो अब जरा आप खुद सोच के बताइए कि अच्छा हमने ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि इसका ज़रूरत है, ठीक है। वो बच्चा जो है ना हमारा चलना शुरू किया यहाँ से और यहाँ तक आ गया, इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। देखो बच्चा चलना शुरू कहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी है उसका, तो यहाँ से यहाँ इसको मान लेंगे, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। तो अब इसको क्या करो, सीधे एक लाइन से नीचे मिला दो, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया हमारा, इनिशियल वेलोसिटी बच्चे का यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, कि मतलब कि ये पूरा हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। उसी प्रकार से ये यहाँ पे हमारा बच्चा पहुँच गया तो ये इसका क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। और इसको जब आपने यहाँ पे मिला दिया
तो ये पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, यानी कि v क्या हो जाएगा, स्मॉल v हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इस चीज को आप यहां से ना पैरेलल करके मिला दो, ऐसे मिला दिया हमने। ठीक है, अब जरा आप खुद बताइए, जब ये u है तो इतना दूर भी हमारा क्या होगा, u होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ये लाइन हमारा पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये u तो ये भी u। तो अब जरा आप सोच के बताइएगा, ये पूरा हमारा यहां से लेकर यहां तक v है और ये अकेला u है, तो ये क्या होगा, नहीं 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 समझिए दोबारा, यहां से लेकर यहां तक हमारा स्मॉल u है, तो यहां से लेकर यहां भी हमारा स्मॉल u होगा। ठीक है, इस यहां से यहां स्मॉल u, चलो हम पहले लिख ही देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये भी हमारा स्मॉल u, ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का बात कर रहे हैं हम फिलहाल, ये भी स्मॉल u और ये पूरा हमारा स्मॉल v है। तो बताइए केवल ये कितना होगा, हाँ केवल ये v माइनस u, क्योंकि पूरे में यदि हम इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, यानी कि ये केवल हमारा हो जाएगा इतना से इतना दूर तक v माइनस u। कोई दिक्कत, बात समझ में आई है? चलो इसको ना यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा और बाहर लिख लेते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो जाएगा v माइनस u, केवल यहाँ तक। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा हो गया इतना दूर तक इनिशियल वेलोसिटी, ये भी हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और ये पूरा हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और ये हमारा स्मॉल u है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा v माइनस u हो जाएगा, क्योंकि पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो इतना निकल जाएगा हमको, तो ये हमारा v माइनस u हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जरा आप बताइए हमको दोबारा, ये हमारा क्या है, मेन ग्राफ है, बच्चा यहीं पे चल रहा है ना, तो ये हमारा मेन ग्राफ हो गया। तो ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ हमको क्या देता है, याद कीजिए पिछला वाला क्लास, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो इसको आप मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को स्मॉल s से। ठीक है, हमने मान लिया कि एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस देता है, बात खत्म, आगे बढ़िए। उसके बाद बताइए कि ये वाला हमारा क्या है, टाइम है ना, और टाइम को आप मान लो स्मॉल t, कोई दिक्कत अब इसमें? तो ये वाला जो डायग्राम है ऐसा ही सेम टू सेम आपको अपने ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, ये हमने बोर्ड पे बनाया है, यही चीज आपको अपने ग्राफ पे बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, उसका नाम क्या है वो लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद बगल में आप ग्राफ में ये बनाएंगे। अब इससे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ हर हाल में बहुत जरूरी है। चलिए इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर देते हैं A B C D, और यहाँ पे तो O पहले से है ही, तो कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इतना आपने कर दिया, या ये चीज़ समझ में आया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इसका अब हम लोग बनाने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। यहाँ से यदि मैं आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछूं तो आप बोलोगे कि सर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम बोलोगे आप क्या? एक्सेलरेशन का मतलब आप यही बोलोगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, चलिए अब यदि मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल a से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब जरा आप बताइए हमको, इस ऑब्जेक्ट में इस बच्चे का इनिशियल वेलोसिटी ये है मतलब कि पूरा u है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी ये है मतलब कि ये पूरा है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, v माइनस u, तो हमारा v तो ये पूरा हुआ ना, तो पूरे में से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ही होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी था और ये पूरा हमारा फाइनल वेलोसिटी था। आगे बढ़िए। और जब वो बच्चा जा रहा होगा तो कुछ टाइम भी तो लगा होगा, तो ये हमारा हो गया t। ओके, आगे बढ़िए। अब यहीं पे हमको बस सॉल्व कर देना है, हमारा निकल के आ जाएगा। अच्छा चलो, इतना तो आपने कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन इसको ना थोड़ा सा और हम लोग और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। चलो इसको छोड़ो। आपने कहा कि सर एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
और फाइनल वेलोसिटी हमारा ये पूरा है, पूरा का नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी डी, पूरा का नाम बी डी लिख सकते हैं, बी डी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, आपने कहा इनिशियल वेलोसिटी मतलब ए ओ, ए ओ डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम ये हमारा पूरा है ओ डी। चलिए अब थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसी के जगह पर क्या हम लोग बी डी के जगह पर क्या भी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ए ओ जगह पर क्या हम लोग स्मॉल यू नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई ओ डी के जगह पर क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। चलो अब जरा देखो, ये हमारा अभी टाइम डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि ए टी हो जाएगा इज इक्वल टू भी माइनस यू हो जाएगा। आगे बढ़िए, माइनस यू को आप इधर लेकर आ जाओ, क्या हो जाएगा, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू भी, है ना। अब इसी को थोड़ा सा हम सजा के लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है वही चीज, बस हमने इसको सजा के लिख दिया। देखो भी इधर था, भी हमारा इधर है, ए टी प्लस यू था, हमने यू प्लस ए टी कर दिया। इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ता है तो वही चीज। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा निकल गया। तो पहला क्या निकला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ। तो कैसे डिराइव करना है मालूम चल गया। सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर उसका नाम, फिर ये बगल में ये डायग्राम होना चाहिए आपके सामने ग्राफ में, नहीं ग्राफ में तो कॉपी में कम से कम होना चाहिए। उसके बाद ये बगल में पूरा आप ऐसे बनाएंगे, ओके। इसमें जो आपने बी डी ए ओ ओ डी लिखा है ना, ये सब टीचर इधर देखेंगे वो समझ जाएंगे, उतना उनको आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो तीनों का तीनों हम लोग अभी इक्वेशन सीखेंगे, ये तीनों का तीनों इक्वेशन हमको बताएगा क्या, रिलेशनशिप, केवल और केवल रिलेशनशिप, किसके किसके बीच में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, इन 5 चीजों में हम लोगों को ये रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। और इन्हीं 3 इक्वेशन के मदद से हमारा 80% सवाल सॉल्व होने वाला है। जब हम लोग कल से सवाल अपना बनाने का सिलसिला शुरू करेंगे ना, तब आपको इसका इंपॉर्टेंट समझ में आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा जरा इसमें देखो तो कितना चीज है, 1 2 3 4 चीज है। 4 चीज में से कोई भी सवाल में यदि 3 चीज दे दिया तो चौथा हमारा निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे अपने सवालों में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा। अच्छा एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा आप हमेशा, क्या, ये जो भी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन बना रहे हैं ना, ये तभी बनेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट किस में होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होना चाहिए। याद रखिएगा इस बात को, ऑब्जेक्ट हमेशा किस में होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होना चाहिए। हालांकि वो बात हमने इसमें लिख दिया है, लेकिन एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आप डिराइव कर रहे थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा किस मोशन में होना चाहिए। तो आपका जवाब होना चाहिए वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। बस अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दूसरा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए देखिए जरा ध्यान से, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी नाम है, इसका नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन। इसका नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन, इसका बस ये नाम है, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे लाइन में इसमें ये पूरा का पूरा ब्लू मार्केट से जो हमने लिखा है ये पूरा आपको लिखना है। हम दोबारा नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास समय कम है, आज हमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पे हम आपके लिए स्पेस छोड़ रहे हैं पूरा। और इसमें क्या लिखना है आपको मालूम चल गया, क्या लिखना है, यही ब्लू वाला, सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी, ये सब चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोबारा लिखना है। अच्छा आपके मन में सवाल नहीं आ रहा कि सर बार बार लिखना पड़ेगा, ये बिल्कुल बार बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कभी भी तीनों नहीं पूछता है, तीनों में से कोई एक पूछ देगा, ठीक है। तो 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप पहले इसका नाम लिख देंगे, इस जगह पर क्या लिखेंगे, यही पूरा ब्लू वाला जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका हम लोग डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं, डायरेक्ट प्रूफ पे। चलिए अब जरा आप हमको बताइए, ये जो एस है
ये क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कि एरिया अंडर द ग्राफ हमको क्या देता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो ये आप एस देख रहे हो ये हमको क्या देता है, एरिया अंडर द ग्राफ। यानी कि जो आप एस देख रहे हो यहाँ पे एस हमारा स्मॉल वाला, याद रखिएगा स्मॉल एस है, ये एस बेसिकली हमारा क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा कहीं पे आप नोट करके लिख लीजिएगा इस बात को कहीं पे आप नोट करके लिख लीजिएगा, डिस्टेंस को भी हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी स्मॉल एस से ही डिनोट करके लिखते हैं, ठीक है। और दोनों का यूनिट भी हमारा सेम होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस बात को आप नोट करके कहीं पे लिख लीजिएगा जहां पे आपका ध्यान बार बार जाता रहे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बस एक्स्ट्रा जानकारी था, ये इसका पार्ट नहीं है, बस ये अलग से था, ठीक है। मेरे माइंड में आ गया तो हमने बता दिया। तो एस मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब हो गया कि एरिया अंडर दिस ग्राफ जो होता है वो हमको या तो डिस्टेंस देगा या तो डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो अब जरा बताइए, ग्राफ तो हमारा मेन ये वाला है, मेन ग्राफ हमारा ये वाला है, तो इस ग्राफ के नीचे में एरिया आप देखेंगे तो बेसिकली दो फिगर बन रहा है, एक फिगर ट्रायंगल बन रहा है और एक फिगर हमारा रेक्टेंगल बन रहा है ना। चलिए तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का आप नाम क्या देना चाहते हैं, ACDO दे दो, ACDO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या देना चाहेंगे, ABC दे दो, ABC। अच्छा यहाँ पे हम ये ट्रायंगल और एरिया क्यों देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ग्राफ के अंदर में हम लोगों को दो ही फिगर दिख रहा है, एक ट्रायंगल का दिख रहा है और एक रेक्टेंगल का दिख रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल का जो एरिया है यानी कि ACDO हमारे पास जो रेक्टेंगल है ये वाला, इसका एरिया, अच्छा चलो एरिया जो भी है पहले उसको छोड़ो, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल सी बात। तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया यदि हम लोग निकालना चाहेंगे तो लेंथ इसका ये हो गया और ब्रेथ इसका ये हो गया, सिंपल सी बात। लेंथ ये और ब्रेथ हमारा ये, यानी कि सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया निकल जाएगा। इट मीन्स U इंटू टी, ये हो गया एरिया इस रेक्टेंगल का। कोई डाउट इसमें, यही होता है ना रेक्टेंगल का मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा टाइम है और ब्रेथ हमारा स्मॉल u है, बात खत्म। तो u इंटू टी, आगे बढ़ते हैं फिर, प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए 1/2 हमने लिख दिया। बेस यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, स्मॉल s लिखेंगे। अच्छा आप स्मॉल s लिखो या फिर आप t लिखो, बात तो बराबर है क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। तो आप बेस के जगह पे s लिखो या फिर t लिखो, तो हम लोग यहाँ पे t लिख लेते हैं। आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आपने s क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें अभी फिलहाल s का जरूरत नहीं है और यहाँ पे ऑलरेडी एक हमारे पास s है ना। तो यहाँ पे s के जगह पे t भी लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि बराबर है और पैरेलल भी था हमारा, ठीक है। बेस हो गया। हाइट का यदि हम लोग बात करें, केवल हाइट का बात करें तो हाइट तो हमारा ट्रायंगल का केवल ये होगा, v माइनस यू आपने माना उसको, तो ये हो गया हमारा हाइट इंटू v माइनस यू। चलिए अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ इंटू टी रहने दीजिए फिलहाल अभी, ठीक है, इंटू। चलो अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास v माइनस यू है। आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखिए तो क्या है वहां पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। यदि हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो यू किधर लेकर आएंगे, क्या होगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होगा ना। अब जरा वही चीज तो यहाँ पे देखिए तो आप v माइनस यू है, यहाँ भी v माइनस यू है, तो क्या v माइनस यू के जगह पर हम लोग ए टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ए टी लिख देंगे और यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने v माइनस यू के जगह पर ए टी कैसे लिख दिया। तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
यानी कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारा, वहां से हमने v माइनस यू की जगह पर at लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, ये रफ करने की जरूरत आपको नहीं है, बस हम समझाना चाह रहे थे, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इधर जगह नहीं है, आप इधर आ जाओ। तो s इज इक्वल टू ut तो रहेगा हमारे पास, ut प्लस हाफ भी रहेगा, हाफ भी रहेगा। अब जरा देखो तो मल्टीप्लाई है ना इसमें हमारा, t 2 बार है और a 1 बार है, तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, क्योंकि t 2 बार है, t का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और a हमारा पास यहाँ पे था, यहाँ भी हमारे पास a हो गया। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और यही हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आई है? तो इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसका नाम लिखेंगे, ये सपोज वाला जो लिखा हुआ था ब्लू में पूरा ये लिखेंगे, और फिर बगल में यहाँ पे बगल में ये वाला डायग्राम आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला अभी फिलहाल हमने डायग्राम एक ही बनाया है। क्यों बनाया एक? क्योंकि समझने के लिए एक काफ़ी है, लेकिन जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो ये वाला आपको मान लीजिए 2 बार पूछा गया एग्जाम में, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, तो दोनों में आपको बताना पड़ेगा ये। ठीक है, चलो आगे। हालांकि 2 पूछता नहीं है कभी, एक ही कभी पूछेगा, तो यहाँ पे भी हमारा डायग्राम ये वाला होना चाहिए बगल में। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप थर्ड वाले में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू किया जाए। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन इसका नाम है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। उसके बाद यहां पे भी आपको वही चीज दोबारा लिखना है, ब्लू वाला, ये हम आपके लिए खाली स्पेस छोड़ रहे हैं, यहां पे आप इसको भरेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका डायरेक्ट आप प्रूफ पे आइए। ठीक है, दोबारा आप बताइए हमको यहाँ पे कि ये जो s है ये हमारा क्या है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, और एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है हमको? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहाँ पे जो आप ये स्मॉल s देख रहे हो, ये हमारा है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे, हमारा मेन ग्राफ कौन सा है? ये वाला लाइन। देखो ये जो लाइन है ना हमारा, ये हमारा बिल्कुल मेन है, एकदम मेन, इसी से हमको हर बार मतलब है, इन सब से उतना मतलब नहीं हमको, लेकिन ये हमारा मेन ग्राफ, क्योंकि बच्चा यहाँ से शुरू कर रहा है और यहाँ जा रहा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारा ये ग्राफ है तो इसके नीचे हमको क्या मिलता है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मिलता है। एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या आपको ए बी डी ओ एक ट्रेपीजियम नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल ट्रेपीजियम नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ बच्चे को कंफ्यूजन हो कि सर ये ट्रेपीजियम कैसे आपको दिख रहा है। ये ट्रेपीजियम कुछ इस प्रकार का, देखिए ये ट्रेपीजियम कुछ इस प्रकार का, देखिए। हाँ, बस उसको आप क्या कर दो, ऐसे उलट दो तो ऐसा ही बन जाएगा हमारा, और ये ट्रेपीजियम है। और याद कीजिए ट्रेपीजियम में ये वाला साइड क्या होता है? पैरेलल होता है, और ये वाला पैरेलल नहीं होता है, यानी कि ये दोनों पैरेलल साइड्स होते हैं और ये दोनों हमारा नॉन पैरेलल साइड होता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे, तो हम यहाँ पे अब इस्तेमाल करेंगे ट्रेपीजियम का। ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ हमारा होता है स्मॉल एस। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, चलिए इस ट्रेपीजियम का कुछ नाम दे देते हैं। ए बी डी ओ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी ओ। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बताइए? बिल्कुल सही, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यही तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है।
चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग और तिगड़मबाजी लगाते हैं, 1/2। अब बताइए सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसको आप जरा ध्यान से देखिए, पैरेलल साइड, और इनमें बताइए हमारा पैरेलल साइड कौन कौन सा है। इसमें यदि हम लोग बात करें पूरे के पूरे पैरेलल साइड्स के बारे में, तो एक साइड हमारा AO और दूसरा हमारा BD, पूरा पैरेलल साइड्स हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे AO प्लस BD, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं फिर। AO प्लस BD आगे, ठीक है। इनटू हाइट है, हाइट इसका क्या है, थोड़ा सा इसको पलट के देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे सब कुछ आपको दिख रहा होगा, क्या S मतलब कि AC। अच्छा यहाँ पे ना S आप लिखो या फिर आप T लिखो, बात तो बराबर ही है, बात तो बराबर ही है, क्योंकि दोनों हाइट ही है। तो यहाँ पे हम लोग हाइट के जगह पर OD भी लिख सकते हैं, तो OD हो गया हमारा। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए। अब थोड़ा सा ऊपर में आ जाइए आप, नीचे जगह नहीं है उतना। अब यहाँ पे आइए, S इज इक्वल टू हाफ तो रहेगा हमारा इसमें। अब इसके जगह पर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू डालते हैं, AO मतलब U प्लस BD मतलब पूरा हमारा कितना है, भी है, भी है, इनटू हाइट OD आपने माना है यानी कि T, यानी कि T। ओके आगे बढ़ते हैं। S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V, ये तो रहेगा, इनटू, अब टाइम के जगह पर हम दोबारा आपको लेकर चलना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप दोबारा आइए, इसमें लिखा हुआ है V इज इक्वल टू U प्लस AT। केवल यदि हम T का वैल्यू निकालना चाहें तो V माइनस U डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू T हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो T के जगह पर हम लोग क्या केवल और केवल V माइनस U बाई A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप रीजन लिख दीजिएगा, रीजन यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम, रीजन आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ये बस हम आपको समझाने के लिए कहे थे। आगे देखिए, S इज इक्वल टू हाफ। अच्छा ये काम करते हैं, हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे जरा देखना ध्यान से। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा और ये पूरा आपस में सब किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो हमने ऊपर में 1 को वैसा का वैसा रहने दिया, नीचे में हमने 2 को A से मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। अब जरा यहाँ पे आप देखिए, कुछ आपको जरूर दिख रहा होगा, U प्लस B इंटू, अच्छा ये क्या था हमारा, हाँ ये हमारा क्या था, U प्लस B ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ये तो रहेगा ही, एक मिनट दोबारा आइए इस पे। V इज इक्वल टू U प्लस AT, V माइनस U बाई A इज इक्वल टू T, यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये क्या था U, U प्लस B और U माइनस B होना चाहिए इसमें। एक काम करो ना, इसी B को उधर लेकर चले जाओ, बात खत्म। U माइनस B सही है, चलो बराबर T हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, बताइए क्या दिख रहा है आपको इसमें, इसमें क्या दिख रहा है आपको बताइए, क्या इसमें आपको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, कुछ इस टाइप का, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो यही चीज़ क्या हम लोग, ये चीज़ हमारा इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग इसके बदले में ये लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, U स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब U प्लस V में हमको अभी भी कुछ डाउट हो रहा है, AO हमारा U है, ठीक है,
एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी था ना इस तरह हमारा v प्लस, ठीक है। t का यदि वैल्यू निकालना चाहें तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू टी। ये v हमारा पहले आया था, अच्छा यहाँ पे, अच्छा एक काम करो, यदि हमारा u प्लस भी लिखा हुआ है तो v प्लस यू कर दो ना, v प्लस यू कर दो, बात खत्म। और ये हमारा थोड़ा सा सुधार लो बस, है ना, यहीं पे हमको कुछ डाउट लग रहा था। तो अब ये हो जाएगा हमारा v माइनस यू। अब बिल्कुल सही है, अब सही है, अब कुछ दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा और सुधार लो, इसको भी आप वैसे ही कर लो, v प्लस यू और ये हमारा v माइनस यू। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो ये हमारा 2a डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2as इतना हमारा बच गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा आप और ऐसे लिख दो, हालांकि ये भी सही है, बस वही चीज़ है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। बस काम खत्म। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने सबसे पहली बात तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड जो हमारा टॉपिक था एनसीईआरटी का। अच्छा ये टॉपिक नंबर कितना है, कल हम लोग कितना कहते 14, आज ये 15वां नंबर टॉपिक था हमारा, 15वां नंबर, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज खत्म होता है। इसमें सबसे पहली बात आपने ये सीखा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड हम लोगों को 5 चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप बताता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये पांचों के बारे में रिलेशन बताता है। अब इन पांचों में रिलेशन बताता है, पहली बात आप जान गए, 3 हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। पहला का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरा का नाम है पोजिशन टाइम रिलेशन और तीसरा का नाम है पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। और तीनों को आपने प्रूफ भी कर लिया, ठीक है। जहां जहां आपने खाली जगह छोड़ा है वहां वहां आपको ये पूरा ब्लू वाला लिखना है, कोई दिक्कत अब इसमें होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तीनों का तीनों इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा, याद करना बड़ा आसान है, और तीनों में से कोई एक इक्वेशन तो आपको एग्जाम में बिल्कुल कंफर्म ही देगा, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट, चलिए तो इससे हम लोगों को कल न्यूमेरिकल से बनाना है। तो ऑनलाइन पर बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और याद रखिएगा दोनों में हमारा डायग्राम बनेगा, पहले वाले में तो हमने बना दिया, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में भी हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन में बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन कंप्लीट। अब थोड़ा सा एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। बिठा दिया इसको। अच्छा यहाँ पे आपने एक बार, हम हालांकि हमने बताया आपको लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 चीज़ है, 4 चीज़ में से कोई भी 3 चीज़ दिया रहे चौथा निकल जाएगा, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स में। उसी प्रकार से इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 चीज़ है, कोई भी 3 चीज़ देगा चौथा निकल जाएगा। इसमें भी देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 चीज़ है, कोई 3 चीज़ देगा चौथा निकल जाएगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स में और बेहतर तरीके से करेंगे। चलो इसमें मेरा एक और टॉपिक बच रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
देखिए टॉपिक नंबर हमारा 16 और सबसे लास्ट टॉपिक बहुत मजेदार है ये। देखिए इसमें आप ध्यान से देखेंगे ना तो 3 वर्ड है इसमें, मोशन, सर्कुलर और यूनिफॉर्म। मोशन का मतलब आपको मालूम है, जो ऑब्जेक्ट समय के अनुसार अपने पोजीशन को चेंज करे हम कह देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। ये तो हम लोग पहले वाले क्लास में और पहले वाले टर्म में ही देखे थे। उसके बाद इसमें है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ना ही वो अपना स्पीड बढ़ाएगा ना ही वो अपना स्पीड घटाएगा, बस एक ही गति से वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है। मतलब कि वो जैसा चलना शुरू किया वैसे ही वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। और सर्कुलर का मतलब होता है सर्किल, सर्किल गोल। इसका मतलब इस पूरे टॉपिक का मतलब आपने क्या समझा? पूरे टॉपिक का मतलब आपने समझा कि मान लीजिए हमारे पास यदि ये एक सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए एक सर्किल शेप का हमारा एक पार्क है, ठीक है, और इसमें ये बच्चा है। मान लीजिए ये बच्चा हमारा इधर से इधर क्या कर रहा है, वो टहल रहा है। चलो टहलना छोड़ दो, दौड़ रहा है बच्चा, वो दौड़ रहा है। सर्कुलर पाथ पर ये दौड़ रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये बच्चा अभी फिलहाल मोशन में तो है, समय के अनुसार अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये जब बच्चा दौड़ रहा है ना तो ये अपना स्पीड ना ही घटा रहा है ना ही बढ़ा रहा है, इसका मतलब नॉर्मल गति से अपना दौड़ रहा है। तब हम कहेंगे कि ये बच्चा किस में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। तो सिंपल सा कोई मतलब पूछे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा ऐसे बताना है कि देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमे और वो भी यूनिफॉर्म मोशन से, मतलब कि ना ही अपने गति को बढ़ाए ना ही घटाए, बस वो जा रहा है दौड़ रहा है, उसको कह देंगे कि वो हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। बस कोई दिक्कत है इसमें? चलो इसको थोड़ा सा हम और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए जैसे जरा देखिए तो यहाँ पे आपके बुक में कैसे बताया गया है, जैसे आपका बुक, हाँ बिल्कुल उसी प्रकार से बताया गया। देखिए जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसका कुछ नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल है। और सबसे बड़ी बात, रेक्टेंगल के पास 4 साइड है और 4 साइड वाले फिगर को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल, जिसके पास कितने साइड होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। वेरी गुड, ठीक है आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका हुआ कि यदि कोई बच्चा ए पॉइंट से चलना शुरू करेगा और दोबारा यदि वो ए पॉइंट पर आना चाहेगा, उसको कितने बार अपना डायरेक्शन चेंज करने पड़ेंगे, 4 बार। ए से बी पर आएगा, बी से सी पर, सी से डी पर और डी से ए पर। यानी कि जब कोई बच्चा ए से चलना शुरू करेगा और दोबारा यदि वो ए पर आना चाहेगा तो उसको अपना 4 बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। यानी कि पहले वो इधर आएगा, फिर वो इधर आएगा, फिर वो इधर जाएगा और फिर वो दोबारा अपने पोजीशन ए पर पहुंच जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा फिगर इससे ज़्यादा साइड वाला ले लेते हैं, ज़्यादा साइड वाला, 5 साइड वाला, 1 2 3 4 और ये 5, इसका भी कुछ नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी और ई। अब ये समझाना क्या चाह रहे हैं हम समझाएंगे, पहले इसको आप समझिए, ठीक है। ये 5 साइड है और 5 साइड वाले फिगर को हम लोग कहते हैं पेंटागन, पेंटागन। और पेंटागन हो गया हमारा, ठीक है। पेंटागन के पास कितना साइड, 5 साइड्स, ठीक है। अब दोबारा समझिए, यदि कोई बच्चा ए से चलना शुरू करेगा तो दोबारा जब वो ए पर आएगा तो वो अपना डायरेक्शन कितने बार चेंज करेगा, 5 बार चेंज करेगा, क्योंकि 5 साइड है। तो सबसे पहले वो ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे आएगा, सी से डी पे जाएगा, फिर डी से ई पर और फिर ई से ए पर। यानी कि 5 बार उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। और थोड़ा सा साइड बढ़ा लेते हैं, 5 साइड के बाद 6 साइड वाला ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 साइड वाले फिगर को क्या कहते हैं,
ए बी सी डी ई एफ, इसको हम लोग कहते हैं 6 साइड वाले को हेक्सागोन, HEXAGON। हेक्सागोन में कितने साइड? 6 साइड्स। अब जरा बताइए, जब कोई बच्चा ए से चलेगा उसको दोबारा ए पर आने में वो कितने बार अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा? 6 बार करेगा। मतलब कि सबसे पहले वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर इधर और फिर दोबारा अपने पोजीशन पे आ जाएगा। चलो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये 6 साइड वाला हो गया। 6 साइड के बाद 7 8 9 छोड़ दो, डायरेक्ट चलो 10 साइड वाले पे। हालांकि वो भी कर सकते हैं लेकिन अब डायरेक्ट चल देते हैं हम लोग 10 साइड वाले पे। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा यदि लोकेट पॉइंट नहीं हो पा रहा तो हम लोकेट कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10। चल इसका भी नामकरण कर देते हैं, A B C D E F G H I J। चलिए अब बताइए, जब कोई बच्चा ए पॉइंट से चलना शुरू करेगा और दोबारा वो ए पे आना चाहेगा तो अपना डायरेक्शन कंप्लीटली कितने बार चेंज करेगा? 10 बार करेगा। मतलब कि सबसे पहले वो इधर आएगा, फिर इधर, फिर इधर, इस तरीके से वो अपना हर बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि जितने बार साइड होंगे उतने बार हमारे वो डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब आपके मन में सवाल आना, अच्छा इसका क्या, अच्छा 10 साइड वाले को क्या कहते हैं? 10 साइड वाले को डेकागोन, DECAGON। डेकागोन में कितने साइड? 10 साइड्स। चलो अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर आप इस फिगर के द्वारा बताना क्या चाह रहे हैं? हम बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग फिगर के नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वो फिगर हमारा सर्किल के नजदीक पहुंचता जा रहा है। आप गौर कीजिए, ये वाला फिगर तो सर्किल का जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, थोड़ा से इससे नजदीक आ गया ये भी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और नजदीक आ गया यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा लग रहा है कुछ बात बन रहा है ना। थोड़ा सा इसमें और आप गौर पाते जब हम लोग 7 8 9 वाले साइड को ही बनाते, लेकिन इसमें तो पूरा का पूरा बात ही पलट दिया। ये तो लगभग 80% हमको लग रहा है कि सर्किल के नजदीक आ रहा है ना। इसका मतलब हो गया कि 11 12 13 14 15 16 17 1000 2000 3000 4000 60 वाला जब हम बना देते तो कंप्लीटली हमको सर्किल ही मिल जाता है ना। तो यहाँ पे हम बताना केवल आपको ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग फिगर के नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा फिगर सर्किल के नजदीक जाता जा रहा है। तो अब जरा बताइए, ये हमारा 10 साइड वाला है फिगर, ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्शन 10 बार चेंज कर रहा है। तो जब कंप्लीट सर्किल बना देंगे तो बताइए ऑब्जेक्ट कितना बार डायरेक्शन चेंज करेगा? मालूम है? नहीं मालूम है। मतलब कि इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट बार वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, देखो जैसे मान लो यहाँ पे जो हम हर एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, इस हर एक पॉइंट को आप क्या मान लो? साइड मान लो। क्या मान लो? साइड मान लो। और ये तो हम बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट बना दे रहे हैं, लेकिन क्या पॉइंट इतना बड़ा होता है सर्किल में? नहीं होता। आपको समझने के लिए हम ये बता रहे हैं, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट को आप एक एक साइड मान लो, अब इन सबको आप ज्वाइन कर दो। चलो अब क्या आप बता सकते हैं कि इस सर्किल में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? नहीं बता सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स में हमारे क्या हो गए? इनफाइनाइट हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे आपको ये मानना है कि ये सर्किल जो हमारा बना है ना वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से मिलके बना हुआ है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से मिलके बना हुआ है, इसका मतलब हो गया कि यदि कोई बच्चा हमारा यहाँ पर है मान लीजिए, और यदि वो इस सर्किल पे घूमना चाहेगा तो वो कितने बार अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा? इनफाइनाइट बार वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। मतलब जब वो 10 नंबर साइड वाले पे चल रहा था तो 10 बार चेंज कर रहा था अपना साइड, लेकिन ये तो हमारा कंप्लीट सर्किल है, और जब ये बच्चा हमारा इधर से इधर चलना शुरू करेगा तो ये इनफाइनाइट नंबर बार अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब तो ये बच्चा हमारा इस सर्किल पे घूम रहा है, इट मीन्स इस बच्चे के पास अभी कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कोई दिक्कत इसमें? तो अब ये चीज़ समझ में आ गया आपको कैसे समझा रहे हैं।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है कंप्लीट एक सर्किल जिसमें साइड कितने होते हैं, इनफाइनाइट साइड, इनफाइनाइट साइड्स। ठीक है, चलिए अब हम आपसे पूछना चाहेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिंपल सा मतलब है एक सर्कुलर पाथ होगा, उस पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा, लेकिन कैसे, यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब कि ना ही वो अपना स्पीड बढ़ाएगा ना ही घटाएगा, बस घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, उसको हम कह देंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। कोई दिक्कत। चलिए अब हम आपसे एक दो सवाल पूछेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। आपको लगेगा कि सर ये तो आपने पूरा फिजिक्स ही पलट दिया, जो अभी तक आपने पढ़ाया उसको आपने गलत साबित कर दिया, लेकिन जब हम आपको रीजन देंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं बिल्कुल सही बात है ना। मतलब कि इसमें हम आपको अभी बताएंगे और आपको लगेगा कि सर आपने जो अभी तक बताया ना उसको आपने गलत ठहरा दिया, लेकिन फिर जब रीजन देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं बात तो सही है। चलिए अब आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ये बच्चा हमारा सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, पहला बात। दूसरा बात, इस बच्चे के पास कैसा गति है, मतलब कैसा स्पीड है, यूनिफॉर्म है, मतलब कि वो अपने वेलोसिटी को ना ही बढ़ा रहा है ना ही घटा रहा है, यूनिफॉर्म तरीके से जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो बताइए क्या इस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है। पहले मेरे बातों को आप दोबारा समझिए, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि देखो सर्किल है, इनफाइनाइट साइड से मिलके बना हुआ है। यदि ये बच्चा यहाँ से चलता है और यहाँ पे वो आएगा तो वो इनफाइनाइट साइड को क्रॉस करते हुए आएगा, और जितने बार वो साइड को क्रॉस करेगा उतने बार वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। ये आपको समझ में आ गया। अब हम सवाल ये पूछ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, इसके पास यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है। तो बताइए क्या इस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है, हाँ या ना। हाँ पहली बात, चलो उसको छोड़ दो, स्पीड मान लो, चलो स्पीड मान लो। तुम बताओ कि ये ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, स्पीड अपना नहीं घटा रहा था ना ही बढ़ा रहा था, ठीक है। क्या इसके पास एक्सेलरेशन है। बहुत मतलब अंदर का सवाल है ये, बताएं। देखो हम कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास ना एक्सेलरेशन है। अच्छा सबसे पहले बात बताओ, इसके पास तो ये सर्किल एकदम फिक्स है ना, मतलब कि भैया तुमको इसी सर्किल पे घूमना है, मतलब कि इसको हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्शन इसको हमने दे दिया कि तुमको इसी सर्किल पे घूमना है। अब जब ये घूमना शुरू करेगा तो उसको हमने डायरेक्शन दे दिया, उसके पास क्या स्पीड है, वेलोसिटी, वेलोसिटी है। मतलब कि हमने कहा दिया कि देखो ये सर्कुलर पार्क है, तुमको इसी सर्कुलर पार्क पे घूमना है, मतलब कि हमने उसको एक खास डायरेक्शन दे दिया, तुमको इसी पे घूमना है। और जब ये घूमना शुरू किया तो उसके पास अब स्पीड नहीं है, इसके पास अब वेलोसिटी, क्योंकि हमने इसको डायरेक्शन दे दिया। तो वही हम आपसे पूछ रहे थे कि क्या इसके पास एक्सेलरेशन है कि नहीं, क्योंकि ये घूम रहा है किसमें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। मोशन को आप छोड़ दो, वेलोसिटी मान लो, इसके पास एक्सेलरेशन है कि नहीं। आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर चलो ठीक है ये सर्कुलर पाथ पे घूम भी रहा है, इसके पास वेलोसिटी भी है, लेकिन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, मतलब कि अपना वेलोसिटी ना ही घटा रहा है ना ही बढ़ा रहा है, तो इसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन इसके पास नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके पास एक्सेलरेशन है। अब क्या एक्सेलरेशन, कैसे एक्सेलरेशन है बताते हैं। आप याद करो टॉपिक हमारा वेलोसिटी, उसमें हमने क्या बताया था आपको, हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी, जहाँ पे हमने आपको वेलोसिटी पढ़ाया है वो वाला टॉपिक फटाक से निकालिए। टॉपिक नंबर शायद 6-7 के आसपास होगा, वेलोसिटी लगभग, हाँ उसी को निकालिए फटाक से। उसमें आप नीचे में थोड़ा सा देखिए, वेलोसिटी के नीचे में थोड़ा सा आप देखिए, उसमें हमने लिखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है 3 तरीके से। उसके स्पीड को चेंज कर दो, या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज कर दो, या फिर दोनों चेंज कर दो। तो बताओ जब ये ऑब्जेक्ट हमारा हर बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इट मीन्स ये अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है। आपको दिक्कत इसमें, तो इसमें हमने तर्क ये बताया आपको कि अच्छा देखो कोई बात नहीं, इसमें आपने नहीं बता पाया कोई बात नहीं,
इसमें कोई भी बच्चा पहली बार देखेगा ना, मेरे कंडीशन को सुन के वही बोलेगा कि सर इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, इसके पास एक अपना पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मतलब वेलोसिटी हो गया इसके पास, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया मतलब वेलोसिटी इसके पास है, ठीक है, और घूम रहा है हमारा सर्कुलर पाथ में, ठीक है, लेकिन ये घूम रहा है यूनिफॉर्म तरीके से, ना ही अपना वेलोसिटी घटा रहा है ना ही बढ़ा रहा है। तो कोई भी नॉर्मल सा बच्चा पहली बार बोलेगा कि सर इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में बदलाव हो ही नहीं रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी में बदलाव हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन याद करो, हमारा वेलोसिटी में हमने बताया आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसके स्पीड को बढ़ा दो, या फिर सॉरी इसको स्पीड को चेंज कर दो, या फिर उसका डायरेक्शन को चेंज कर दो, या फिर दोनों चेंज कर दो। तो क्या ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या हर बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि हमारा सर्किल इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से मिलकर बना हुआ है, और जितना साइड ये घूमेगा उतना बार अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करेगा। कोई डाउट है इसमें? तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है उसके पास एक्सेलरेशन होता ही होता है। कोई पूछ दे क्यों, तो रीजन है कि ये बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी को हम लोग 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं, स्पीड, डायरेक्शन या फिर दोनों, और डायरेक्शन ये बार बार चेंज कर रहा है, इट मीन्स इसके पास अपना वेलोसिटी अपना चेंज कर रहा है, मतलब कि इसके पास एक्सेलरेशन है। कोई दिक्कत अब इसमें? चलिए, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगा उसके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, ये बात आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसके एडवांस लेवल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका ना एग्जांपल देते हैं आपको, बहुत ही खूबसूरत सा, ये तो आपको समझ में आ गया। एग्जांपल देते हैं, ये फैन हमारा एक ही जगह पर लगातार घूम रहा है, यानी कि ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। क्या इस फैन के पास एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि वो अपने फिक्स्ड पाथ सर्किल पे घूम रहा है, और घूम रहा है मतलब वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इट मीन्स इस फैन के पास भी एक्सेलरेशन है। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम। चलो, अब ये तो समझ में आ गया। अब इसके थोड़ा सा ऊपर का एग्जांपल देते हैं आपको, 2-3 एक्स्ट्रा एग्जांपल, ठीक है। देखिए, जैसे हम लोग जब कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट अपने पृथ्वी से मून पे, मार्स पे, जुपिटर पे, किसी पे भी भेजते हैं, तो वो जाके उसका चक्कर लगाने लगता है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमने लगे, वो भी अपने आप, तो वहां पे हमारा फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए, इसका एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। शायद मेरे पास वो इक्विपमेंट होना चाहिए, 1 मिनट बस आप इंतजार करेंगे। हाँ, है मेरे पास। देखिए, ये हमारे पास रस्सी है, और इसमें ये हमारा चुंबक बंधा हुआ है। चुंबक की जगह पे आप कुछ भी बांध सकते हैं, बस हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं, और ये आप मान के चलिए कि ये अपना जो वेलोसिटी है ना ही बढ़ा रहा है ना ही घटा रहा है, यानी कि नॉर्मली अपना घूम रहा है। जब ये सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इट मीन्स ये हर बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इट मीन्स इसके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहां से जो ये हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ना, तो मेरा हाथ इस रस्सी पे एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है। जैसे अभी मेरा हाथ इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है, लगाना फोर्स शुरू किया मतलब कि घूमना शुरू कर दिया, और जैसे घूमना शुरू किया इसका मतलब मेरा हाथ रस्सी पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण ये हमारा घूम पा रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे, ठीक है। अब इसका 1-2 एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हमारे साइंटिस्ट लोग जब धरती से मून पर या फिर मार्स पर, जुपिटर पर, किसी भी प्लैनेट पर जब वो छोड़ते हैं, तो वो उस प्लैनेट पे जाता है और अपने आप घूमने लगता है। इट मीन्स वो प्लैनेट
उस सैटेलाइट पे अपना एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा होता है, इसीलिए वो अपने आप घूमना शुरू कर देता है सर्कुलर ऑर्बिट पे। इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए, हमारा नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का चारों चक्कर लगाता है। इसका मतलब हो गया कि पृथ्वी चंद्रमा पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, इसीलिए वो अपने आप चारों जगह पे घूम रहा है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल यदि आप लेना चाहें तो इसका एग्जांपल एक और, हाँ एक और एग्जांपल, चलो हम आपसे पहले पूछते हैं, धरती सन के चारों तरफ घूमता है या सन धरती के चारों तरफ घूमता है? बिल्कुल, यानी कि सन तो हमारा बिल्कुल यहाँ पे फिक्स है और ये हमारा एक फिक्स ऑर्बिट बना हुआ है जिसपे हमारा एक कोने पे क्या है, इस पे अर्थ रखा हुआ है। उसके बाद फिर और ऑर्बिट रहते हैं, इस पे अलग अलग प्लैनेट हमारा घूमते हैं। तो ये हमारा हो गया अर्थ। ठीक है, तो ये अर्थ हमारा इस सन के चारों तरफ घूमता है, कुछ इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, चलो मान लो फिर एग्जांपल के तौर पे इस डायरेक्शन में हमारा घूम रहा है ये। तो बताइए ये धरती हमारा इसके चारों तरफ क्यों घूम पा रहा है? इसलिए घूम पा रहा है क्योंकि क्योंकि सन इस धरती पर एक फोर्स लगा रहा है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण ये अपना घूम पा रहा है। ठीक है, अब फिर आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि सर फिर एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? माइंड में सवाल आया कि सर जब सेंट्रीपिटल फोर्स ये है इस टाइप का, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? देखो दोनों में फर्क है, बस नॉर्मल सा फर्क है, बहुत बेसिक फर्क है। ग्रेविटेशनल फोर्स का काम होता है किसी भी चीज़ों को अपनी ओर खींचना, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे घुमाना, बस यही फर्क है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हमारे ऊपर में, प्लैनेट के बाहर यदि कोई भी चीज़, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ यदि घूम रहा है, इट मीन्स उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। यदि कोई भी चीज़ पृथ्वी की तरफ खींचा आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस पर। अब दोनों में फर्क मालूम चल गया। चलिए अब इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है मालूम चल गया, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन पे घूमेगा, सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमेगा, उस पर एक हमारा फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अब यदि आपसे कोई पूछ दे, हालांकि ऐसे सवाल मिलेगा आपको, यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताओ ये हमारा फिक्स्ड ऑर्बिट है, बीच में सन है, इस ऑर्बिट पे हमारा धरती घूम रहा है, तो जो धरती घूम रहा है ना, इसके घूमने के स्पीड को बताओ। बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन बता रहे हैं हम, मतलब सोच रहे हो थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा है? हम कह रहे हैं कि धरती सन बीच में है, ऑर्बिट पे चारों तरफ हमारा पृथ्वी घूम रहा है, पृथ्वी के घूमने के स्पीड को बताओ, किस रफ्तार से घूम रहा है। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था आपने? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, और स्पीड को आपने किससे डिनोट किया था? स्मॉल v से, डिस्टेंस को स्मॉल s से, और टाइम को स्मॉल t से। ठीक है, चलो अब जरा देखो ध्यान से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन हमारा अलग है। इसके स्पीड को निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। अब जरा एक बात बताइए हमको, यदि हमको स्पीड निकालना है और ये हमारा फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूम रहा है, मतलब कि बिल्कुल एक सर्किल है, और सर्किल है मतलब सर्किल का ये हमारा क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस। बिल्कुल सही, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। इसका मतलब हो गया कि यदि हमारा धरती पूरा का पूरा एक चक्कर घूम गया, इसका मतलब कि वो सर्किल का एक चक्कर पूरा घूम गया, मतलब कि सरकमफेरेंस को वो कवर कर लिया। और सरकमफेरेंस को कवर कर लिया कि मतलब कि उन्होंने पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया, और सरकमफेरेंस ही यहाँ पे क्या हो जाता है? उसका डिस्टेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्किल का क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट का मतलब है सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का मतलब है डिस्टेंस। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख देंगे? v इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह पर 2πr/t, और टाइम तो कुछ लगेगा, तो क्वेश्चन में आपको टाइम दिया हुआ रहेगा, धरती का रेडियस भी दिया हुआ रहेगा, और पाई का वैल्यू आपको मालूम है 22/7। तो क्वेश्चन में आपको टाइम दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा धरती का, धरती का नहीं, ऑर्बिट का रेडियस दिया रहेगा, और पाई का वैल्यू का मालूम है। तो इस तरीके से आपको इसका स्पीड निकालना है।
यानी कि 2 पाई आर में सर्कमफेरेंस में टाइम से डिवाइड कर दो, इसका स्पीड निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके को, इस चीज़ को भी आप नोट कर लेंगे, ये हमारा न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको 2-3 बातें याद रखना है। पहला बात का याद रखना है, पहला बात इसमें ये याद रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसका मतलब कि उसके पास एक्सेलरेशन है। पहली बात, क्योंकि वो बार बार डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा है, पहला हो गया। दूसरा इसमें बात ये है, दूसरा इसमें बात यह है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन पे घूमता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा बात हो गया। तीसरा बात इसमें आपको यह याद रखना है कि जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए कि देखो सन के चारों तरफ में अपने फिक्स ऑर्बिट पर पृथ्वी घूमता है, तो उसका आप स्पीड निकाल के बताओ। तो स्पीड निकालने के लिए जो आप डिस्टेंस लेंगे वो 2 पाई आर लेंगे। 2 पाई आर क्यों लेंगे आप? क्योंकि हमारा एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट कैसा होता है? सर्कुलर टाइप का होता है, और ऑर्बिट के सर्कुलर का मतलब हो गया उसका सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का मतलब 2 पाई आर। इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा साफ सुथरे तरीके से। चलो, तो ये हो गया हमारा, और यहीं पे हमारा इस चैप्टर का जो पूरा का पूरा थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। 16 टॉपिक हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किए हैं, है ना। तो अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे हम लोग चलेंगे, ठीक है, पहली बात। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जब आप लोग कल अपने अगले वाली क्लास में आएंगे तो 16 के 16 टॉपिक को आप रिवाइज करके आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इस 16 के 16 टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, जो डेरिवेशन है, इन डेरिवेशन मतलब जो आपने ग्राफ के थ्रू कुछ समझा है ना, कुछ उसके फॉर्मूले को क्रिएट करके सीखा, ये सब कुछ आपको रिवाइज होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये आप रिवाइज करके नहीं आएंगे तब तक न्यूमेरिकल्स आपका नहीं बनेगा। फिर आपका वहीं पे मोरल डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार इतना कुछ पढ़ लिए, सारा चीज़ समझ में भी आ गया, फिर न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं बन रहा है? न्यूमेरिकल इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। तो रिवाइज करके आइए, कॉन्सेप्ट को दोबारा समझ के आइए, डाउट होगा क्लास में पूछ लेना हमसे, डाउट क्लियर करेंगे तभी न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। क्योंकि जब तक डाउट रहेगा तब तक न्यूमेरिकल्स बन ही नहीं सकता है। तो न्यूमेरिकल्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन और उसके कॉन्सेप्ट को समझना, और जितने फॉर्मूले हैं उसको रट के आना, ठीक है। चलो, तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।